नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आज के ज्योग्राफी के वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि है सोलर सिस्टम। साथियों, अगर आप रेलवे और एसएससी एस्पायरेंट हैं या फिर कोई भी अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के तैयारी कर रहे हैं तो निश्चित तौर पर आपका इस चैप्टर से सामना हुआ होगा। तो आज के सेशन में हम करने वाले हैं 200 प्लस एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस। यानी कि अगर आपने अपनी किसी भी कॉन्सेप्ट को नहीं पढ़ा है या फिर आपने थ्योरी नहीं पढ़ी है इस चैप्टर की, फिर भी अगर आप इस लेक्चर को अटेंड करते हैं तो आपको मात्र 5 मिनट के अंदर अंदर ये पता लग जाएगा कि अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है इस चैप्टर से रिलेटेड तो वो आपको स्वतः ही यहाँ पर क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अगर आप इन 200 प्लस क्वेश्चंस को ठीक से अप्रोच कर लेते हैं और एक से दो बार रिवाइज कर लेते हैं तो निश्चित तौर पर आपको एक बेहतर कॉन्फिडेंस यहां से देखने को मिलेगा। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं ज्योग्राफी के इस सोलर सिस्टम के 200 प्लस क्वेश्चन की सीरीज का क्वेश्चन नंबर 1। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, कॉस्मोलॉजी इज द स्टडी ऑफ। कॉस्मोलॉजी किसका अध्ययन है? मैं आपको 3 से 4 सेकंड का टाइम दूंगा, आपको यह पता लगाना है कि राइट ऑप्शन कौन सा है। ठीक है, उसके बाद में फिर मैं जो राइट ऑप्शन है वो मैं आपके सामने बताऊंगा, क्योंकि ये मेमोराइज करने का बहुत ही शानदार तरीका है और आप इस तरीके को फॉलो कीजिए, इससे आपको बेहतर बेनिफिट देखने को मिलेगा। तो कॉस्मोलॉजी बताइए किसका अध्ययन है? तो ये है कॉस्मोलॉजी स्टडी ऑफ ब्रह्मांड यानी यूनिवर्स का अध्ययन। ठीक है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अच्छा, मैं आपको एक बात बता दूं कि जो भी हम यहां पर करने वाले हैं उसकी पीडीएफ मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप जो कि जिसका लिंक मैंने अपने चैनल के बायो में दिया हुआ है, आप वहां से उसे रेफर कर सकते हैं और इस कंप्लीट सेशन की पीडीएफ आप वहां से प्राप्त कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, द बिग बैंग थ्योरी इज रिलेटेड टू द ओरिजिन ऑफ। तो बिग बैंग थ्योरी किसकी उत्पत्ति से संबंधित है? तो ये है, बताइए, अर्थ, सोलर सिस्टम, यूनिवर्स या स्टार्स? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, यूनिवर्स। ठीक। Who proposed the Big Bang Theory? Who proposed the Big Bang Theory? तो बिग बैंग थ्योरी किसने प्रस्तुत की थी? अल्बर्ट आइंस्टीन, फ्रेड होयल, जॉर्ज लेमेत्रे या फिर आइजैक न्यूटन? तो राइट आंसर इज जॉर्ज लेमेत्रे। इन विच ईयर द बिग बैंग थ्योरी गिवन? तो किस वर्ष दी गई थी बिग बैंग थ्योरी? ये दी गई थी 1927 में। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। इन विच ईयर द बिग बैंग थ्योरी पब्लिश्ड? दी कब गई थी? 1927 में। और बिग बैंग थ्योरी किस वर्ष प्रकाशित हुई थी? ये हुई थी 1931 में। ओके, तो बिग बैंग थ्योरी कब दी गई थी? 1927 में। प्रकाशित कब हुई थी? 1931 में। किससे रिलेटेड है? यूनिवर्स से रिलेटेड है। किससे? यूनिवर्स से रिलेटेड है। और किसने दी थी? जॉर्ज लेमेत्रे के द्वारा दी गई थी। ठीक है, जॉर्ज लेमेत्रे के द्वारा दी गई थी। आई होप कि आपको बिग बैंग थ्योरी से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस बनते हैं एग्जाम में वो क्लियर हुए होंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अकॉर्डिंग टू बिग बैंग थ्योरी द यूनिवर्स ओरिजिनेटेड ड्यू टू। तो बिग बैंग थ्योरी के अनुसार ब्रह्मांड की उत्पत्ति किससे हुई है? तो ये हुई है एक्सप्लोजन ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड मैटर। किससे? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, सघन पदार्थों के विस्फोट से। ठीक है, 1 सेकेंड गाइस। बिग बैंग घटना लगभग कब हुई थी? तो कब हुई थी बताइए जल्दी से। तो ये हुई थी 13.8 बिलियन ईयर्स अगो। ठीक है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। बिग बैंग बिग बैंग के परिणाम स्वरूप किसका निर्माण हुआ था? तो किसका निर्माण हुआ था? ये हुआ था गैलेक्सीज यानी आकाशगंगाएं, स्टार्स तारे और अदर हेविली बॉडीज यानी कि खगोलीय पिंड, इनका निर्माण हुआ था। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। स्टडी स्टेट थ्योरी वॉज प्रपोज्ड बाय। अच्छा, अभी तक हमने बिग बैंग थ्योरी के 8 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए हैं। तो किसके द्वारा दी गई थी? जॉर्ज लेमेत्रे के द्वारा। ठीक है, यहां देख लेते हैं एक बार किसके द्वारा दी गई थी? जॉर्ज लेमेत्रे के द्वारा। कब दी गई थी? 1920 1 सेकेंड गाइस 1927 में। और पब्लिश कब की गई थी? 1931 में। किससे संबंधित है? यूनिवर्स से रिलेटेड है। किससे? यूनिवर्स से रिलेटेड है। ठीक है, और यूनिवर्स में कौन कौन सी चीजें हैं? गैलेक्सीज, स्टार्स और अदर हेविली बॉडीज। ओके, और ठीक है, जो मेन क्वेश्चंस है वो आपको यहां पर दिख रहे होंगे। और क्वेश्चन नंबर 9 है, स्टडी स्टेट थ्योरी वॉज प्रपोज्ड बाय। तो ये किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी? स्टडी स्टेट थ्योरी ये दी गई थी फ्रेड होयल,
हर्मन बॉन्डी और थॉमस गोल्ड। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक। क्वेश्चन नंबर 10 है, स्टडी स्टेट थ्योरी के अनुसार ब्रह्मांड कैसा है, मतलब क्या हो रहा है ब्रह्मांड में। तो स्टडी स्टेट थ्योरी के अकॉर्डिंग ब्रह्मांड कंटिन्यूसली एक्सपेंड हो रहा है, ठीक है, निरंतर फैल रहा है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अकॉर्डिंग टू स्टडी स्टेट थ्योरी द एवरेज प्रॉपर्टीज ऑफ, ठीक है, एवरेज प्रॉपर्टीज ऑफ द यूनिवर्स, ठीक है, 1 सेकेंड गाइस, 1 मिनट। तो स्टडी स्टेट थ्योरी के अकॉर्डिंग ब्रह्मांड के जो एवरेज प्रॉपर्टीज क्या हैं, तो एवरेज प्रॉपर्टी ये है कि ये रिमेन अनचेंज्ड है, यानी कि प्रॉपर्टीज मतलब नहीं बदल रही हैं, अपरिवर्तित हैं। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। अ गैलेक्सी इज, तो आकाशगंगा क्या है। आकाशगंगा है अ मैसिव कलेक्शन ऑफ स्टार्स, गैस, डस्ट एंड डार्क मैटर। तो आकाशगंगा क्या है, तारों, गैस, धूल और डार्क मैटर का विशाल समूह है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ओके। अ गैलेक्सी इज हेल्ड टुगेदर बाय, आकाशगंगा किस बल द्वारा बंधी रहती है। मैंने हर एक क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है वो उसके नीचे लिखा हुआ है, ताकि आप जब रिवाइज करेंगे, चाहे पीडीएफ से करें या फिर आप वीडियो देख करके करें, आपको बिल्कुल एकदम कॉन्फिडेंस के साथ जो राइट आंसर है वो दिख जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम देखें आकाशगंगा किस बल के द्वारा बंधी हुई है, तो यह है ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण। ठीक है, यानी कि जो मिल्की वे है, गैलेक्सी जो है वो बंधी हुई है किसके साथ, ग्रेविटेशनल फोर्स के साथ। द नेम ऑफ आवर गैलेक्सी, तो हमारी आकाशगंगा का नाम क्या है, हमारी आकाशगंगा का नाम क्या है बताइए। एंड्रोमेडा, मिल्की वे, सोम्ब्रेरो या फिर वर्लपूल। तो ये है मिल्की वे। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। द नियरेस्ट गैलेक्सी टू द मिल्की वे, तो मिल्की वे के सबसे नज़दीक गैलेक्सी कौन सी है बताइए, कौन सी है, ये है एंड्रोमेडा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक, करेक्ट ऑर्डर देखना है हमें। करेक्ट ऑर्डर अगर हम बात करें तो सबसे पहले सोलर सिस्टम, गैलेक्सी या यूनिवर्स, सबसे पहले किसकी मतलब उत्पत्ति हुई थी, सबसे पहले उत्पत्ति हुई थी किसकी, यूनिवर्स की। ठीक है, यूनिवर्स की उत्पत्ति हुई थी, फिर उसके बाद में गैलेक्सी की उत्पत्ति हुई थी, फिर उसके बाद में सोलर सिस्टम की उत्पत्ति हुई थी। ओके, तो यहाँ पर ऑप्शन सी इज द राइट आंसर कि वी विल गो विद ऑप्शन सी, ब्रह्मांड, आकाशगंगा और सौरमंडल। अब देखते हैं सोलर सिस्टम का ओरिजिन कैसे हुआ था। तो सौरमंडल की उत्पत्ति कब शुरू हुई थी, तो ये हुई थी सौरमंडल की उत्पत्ति 4.8 बिलियन ईयर्स अगो, यानी 4.8 अरब वर्ष पहले। तो अभी हमने देखा कि 13.8 अरब वर्ष पहले किसकी थी, ये थी यूनिवर्स की, किसकी, यूनिवर्स की। और ये किसकी है, ये है सोलर सिस्टम की। ठीक है, सोलर सिस्टम, एक 1 सेकंड गाइस, सोलर सिस्टम। ओके, और सोलर सिस्टम किसका पार्ट है, किसका भाग है, यूनिवर्स का। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। फॉर्मेशन ऑफ द सोलर सिस्टम, फॉर्मेशन ऑफ द सोलर सिस्टम स्टार्टेड व्हेन, तो सौरमंडल बनने की प्रक्रिया किससे शुरू हुई थी, तो किससे शुरू हुई थी, ये हुई थी बताइए, स्टार एक्सप्लोडेड, अ क्लाउड ऑफ गैस एंड डस्ट कोलैप्स्ड, प्लेनेट कोलाइड या फिर गैलेक्सी एक्सपेंडेड। तो सौरमंडल बनने की प्रक्रिया हुई थी अ क्लाउड ऑफ गैस एंड डस्ट कोलैप्स्ड, तो गैस और धूल के जो बादल हैं वो संकुचित हुए थे। ठीक है, क्वेश्चन है 19। द स्पिनिंग डिस्क फॉर्म्ड इज कॉल्ड, तो बनी हुई घूमती चक्राकार संरचना कहलाती है, क्या कहलाती है, ये कहलाती है नेबुला। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ओके, प्लेनेटेसिमल थ्योरी, प्लेनेटेसिमल थ्योरी किसने प्रस्तुत की थी, तो ये की थी थॉमस चैम्बरलिन एंड फॉरेस्ट रे मोल्टन ने, थॉमस चैम्बरलिन और फॉरेस्ट रे मोल्टन ने। और इसी से पहले जो हमने पढ़ी थी किसकी, स्टेडी स्टेट थ्योरी, तो वो आपने देखा कि 3 साइंटिस्ट थे, कौन कौन से थे वो आप देख लीजिए। ठीक है, तो वो थे फ्रेड होयले, थॉमस बॉन्डी और एक और थे गोल्ड। ठीक है, थॉमस गोल्ड और होयले और बॉन्डी। ठीक, ऑप्शन यहाँ पर सी राइट आंसर है किसका, किसके लिए, प्लेनेटेसिमल थ्योरी के लिए थॉमस चैम्बरलिन और फॉरेस्ट रे मोल्टन ने की थी। तो आप ऐसे याद कर सकते हैं CM। ठीक है, CM। ओके, चैम्बरलिन और मोल्टन किसके लिए, प्लेनेट के लिए। ठीक, प्लेनेटेसिमल।
अब आता है नेक्स्ट 21, प्लेनेटेसिमल थ्योरी किस वर्ष प्रस्तुत की गई थी? तो ये की गई थी 1905 में, 1905 में, ठीक है। नेबुलर हाइपोथेसिस वाज प्रपोज्ड बाय, तो नेबुलर जो परिकल्पना है, नेबुला परिकल्पना सबसे पहले किसने प्रस्तुत की थी? ये की थी इमैनुअल कांत ने। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेबुलर हाइपोथेसिस वाज प्रपोज्ड बाय इमैनुअल कांत किस सन में की गई थी? ये की गई थी 1755 में। तो नेबुलर हाइपोथेसिस, नेबुला परिकल्पना इमैनुअल कांत द्वारा 1755 में दी गई थी। नेक्स्ट आता है वन सेकेंड गाइस, थोड़ा सा इसको अगर हम थोड़ा सा कम करें फॉन्ट साइज को। तो यहां पर नेबुला हाइपोथेसिस को पियरे साइमन लेप्लास ने किस वर्ष विस्तारित किया गया था? तो ये किया था 1796 में, ठीक है, 1796 में। पृथ्वी की आयु लगभग कितनी है? तो पृथ्वी की आयु लगभग है 4.5 बिलियन ईयर्स। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ओके, साथ ही मैं आपको एक सजेशन दूंगा कि अगर आप इस सेशन को देख रहे हैं तो अगर आप रिवाइज करते हैं तो आप वीडियो के माध्यम से रिवाइज कीजिए, क्योंकि जो सुनी हुई चीज़ें हैं वो ज़्यादा देर तक हमें मेमोराइज रहती हैं, ठीक है। ये एकदम हैंस प्रूव्ड है कि अगर आप किसी भी चीज़ को देखते हैं, पढ़ते हैं और पढ़ने के साथ साथ अगर आप उसे सुनते हैं और देखते हैं तो निश्चित है कि आपकी जो ग्रेस्पिंग कैपेबिलिटी है वो एनहेंस ही होगी इससे। ओके, तो रिवाइज करते टाइम इस वीडियो को कंप्लीटली दोबारा से देखिए, जिससे कि आपको लगे कि हाँ आपने जो किया है, आपने जो पढ़ा है वो आपको कितना मेमोराइज होता है। ओके, कोपरनिकस सिद्धांत के अनुसार, कोपरनिकस सिद्धांत के अनुसार ये कोपरनिकस क्या कहता है? ये कहता है कि जो सन है हमारा वो ब्रह्मांड के केंद्र में है, ठीक है। तो सन इज द सेंटर ऑफ द यूनिवर्स, तो सूर्य ब्रह्मांड का केंद्र है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, अकॉर्डिंग टू कोपरनिकस थ्योरी, तो कोपरनिकस सिद्धांत के अनुसार ग्रह किसके चारों ओर घूमते हैं? तो कोपरनिकस के अकॉर्डिंग ग्रह सूर्य के चारों ओर घूमते हैं, सन के चारों ओर घूमते हैं, ठीक। 28 है, कोपरनिकस थ्योरी इज ऑल्सो नोन एज, तो कोपरनिकस सिद्धांत को किस नाम से जाना जाता है? ये जाना जाता है हेलियोसेंट्रिक, ठीक है, हेलियोसेंट्रिक, तो सूर्य केंद्रित मॉडल। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29, अवर सोलर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ, तो हमारे सौर मंडल में कितने प्लेनेट और कितने डॉर्फ प्लेनेट हैं? तो टोटल 8 प्लेनेट हैं और 5 डॉर्फ प्लेनेट हैं, यानी कि पांच जो बौने ग्रह हैं। 8 ग्रह हैं कौन कौन से? जैसे कि ये सूर्य है, ठीक है, ये क्या है? सूर्य। हम इनके बारे में आगे भी देखेंगे, क्वेश्चंस जो भी हैं सभी क्वेश्चंस को कवर करने वाले हैं हम, ठीक है। तो सबसे पहला आता है बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण, ठीक है। तो ये कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ठीक है। तो अगर हम नियरेस्ट देखें तो सबसे नियरेस्ट कौन है? बुध है, फिर शुक्र, फिर पृथ्वी, फिर मंगल, फिर बृहस्पति, फिर शनि, फिर अरुण और फिर वरुण। तो ये कितने हैं? टोटल 8 ग्रह हैं और 5 जो हैं 5 बौने ग्रह हैं, ठीक है, ड्वार्फ प्लेनेट। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर है 30, द सन इज, सूर्य है, सूर्य क्या है? सूर्य एक प्रकार का प्लेनेट ऑफ द सोलर सिस्टम? नो। अ ड्वार्फ प्लेनेट? नहीं। द सेंटर एंड ओनली स्टार ऑफ द सोलर सिस्टम, तो सौर मंडल का केंद्र है सूर्य और एकमात्र क्या है? तारा है, ठीक है, एकमात्र क्या है? तारा है। क्वेश्चन नंबर 31, द सन अकाउंट्स फॉर अबाउट हाउ मच मास ऑफ द सोलर सिस्टम, तो हमारा जो सूर्य है सौर मंडल के कुल द्रव्यमान का लगभग कितना भाग रखता है? तो ये रखता है 99.86%, ओके, 99.86% जो टोटल जो मास है यूनिवर्स का, सोलर सिस्टम का, वो ओनली सन के पास है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर है 32,
ये है सेलेस्टियल बॉडीज आर ऑब्जेक्ट्स दैट, तो खगोलीय पिंड वे वस्तुएं हैं जो क्या करती हैं, जो ग्लो इन नाइट स्काई, रात के आकाश में चमकती हैं। क्या करती हैं, नाइट के आकाश, सॉरी, जो नाइट स्काई है उसमें ग्लो करती हैं। ओके। 33 है ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स आर दोज विच, तो प्रकाशमान वस्तुएं वे हैं जो रिफ्लेक्ट लाइट, नो डू नॉट एमिट लाइट, नो। प्रकाशमान, ल्यूमिनस पूछ रहा है ना, ल्यूमिनस, तो ल्यूमिनस मतलब ये है कि इनके पास अपना स्वयं का प्रकाश उत्सर्जित करती है, ठीक है, इनके पास खुद का प्रकाश होता है, जैसे जुगनू। ओके। और जो सन है, ठीक है, ये क्या है, ल्यूमिनस बॉडी है। स्टार्स ल्यूमिनस बॉडी है, ठीक है, तो सन क्या है, एक स्टार है, तो एमिट देयर ओन लाइट। तो यहां पर ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग आर ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, तो ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट कौन कौन से हैं, तो स्टार्स, कैंडल, फायरफ्लाई और बल्ब, ये सब क्या हैं, ये ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स हैं। क्यों, क्योंकि इनके पास खुद का अपना क्या होता है, प्रकाश होता है। ओके। अब अगर हम देखें तो ये जो मून है ये सूर्य की रोशनी चमकता है, ठीक है, ये नहीं हो सकता। मेटियोर और मेटेरॉइड ये भी सब क्या है, उल्का और उल्का पिंड, ये भी सब क्या है, सूर्य की रोशनी चमकते हैं। या फिर जब ये धरती पर आते हुए दिखाई देते हैं तो इनकी जो स्पीड होती है वो जैसे एटमॉस्फेयर में एकदम टकराती है, तो इनका जो एक प्रकार से घर्षण है, उस घर्षण कारण ये अपनी जो लाइट है वो पैदा करते हैं, क्रिएट करते हैं। और प्लेनेट और सैटेलाइट ये सब क्या है, ये ग्रह और उपग्रह, इनके पास भी कोई अपना जो रोशनी है, ठीक है, वो नहीं होती, इनके पास प्रकाशमान नहीं होती। क्वेश्चन नंबर है 35। नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स आर दोस विच, तो अप्रकाशमान वस्तुएं वे हैं जो एमिट लाइट, यानी कि प्रकाश उत्सर्जित करती हैं, प्रकाश परावर्तित करती हैं, केवल ऊष्मा उत्पन्न करती हैं, या फिर आर इनविजिबल। तो जो नॉन ल्यूमिनस होती हैं वो प्रकाश का रिफ्लेक्शन करती हैं, तभी तो वो चमकती हुई दिखाई देती हैं, ठीक है। जो मून है वो एक प्रकार से क्या है, नॉन ल्यूमिनस है, ठीक है। तो जब सूर्य की जो रेज हैं जब मून पर पड़ेंगी तो ये क्या है, इसकी रोशनी से चमकेगा, तो ये क्या हुआ, रिफ्लेक्ट ही तो हुआ, ठीक है। इसका जो लाइट है इस पर पड़ी और ये फिर हमारी आंखों से हमें दिखाई दिया, ठीक। तो रिफ्लेक्ट लाइट। विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, तो अप्रकाशमान वस्तुएं जिनके पास खुद का प्रकाश नहीं होता वो कौन कौन सी हैं, तो वो हैं मून, कॉमेट्स, एस्टेरॉइड्स, मेटियोर और मेटेरॉइड। तो मून को कहते हैं चंद्रमा, कॉमेट धूमकेतु, एस्टेरॉइड को क्षुद्र ग्रह, मेटियोराइट को उल्का पिंड, मेटियोर को उल्का और मेटियोरॉइड को उल्का खंड। ओके। तो उल्का पिंड, उल्का और उल्का में क्या अंतर है, ये तो क्या है, स्थिर रहते हैं यानी घूमते रहते हैं अपनी कक्षा में। ओके, सॉरी, उल्का खंड अपनी कक्षा में घूमते रहते हैं, ठीक है। और ये जो उल्का पिंड है जब पृथ्वी पर गिरते हैं तो उल्का पिंड होते हैं, और जब ये टूटने के कगार पर होते हैं तो उल्काएं होती है, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारे पास 37 कॉमेट्स। धूमकेतु क्या है, धूमकेतु क्या होते हैं, तो धूमकेतु क्या होते हैं, ये एक प्रकार के क्या है, ये लार्ज आइस ऑब्जेक्ट है। क्या है, आइस ऑब्जेक्ट। ओके, जो कि क्या करते हैं, परिक्रमा करते हैं किसकी, सूर्य की। तो सूर्य की परिक्रमा करने वाले बड़ी बर्फीली वस्तुएं होती है क्या, धूमकेतु यानी कॉमेट्स, ठीक है। कॉमेट्स ऑर्बिट अराउंड, तो कॉमेट्स क्या है, किसके चारों ओर परिक्रमा करते हैं, ये करते हैं सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करते हैं कॉमेट्स, ठीक है। कॉमेट्स आर मेड ऑफ, धूमकेतु किससे बने होते हैं, तो धूमकेतु डस्ट, रॉक और फ्रोजन गैसेस से बने हुए होते हैं। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेस आर प्रेजेंट इन कॉमेट्स, धूमकेतुओं में निम्न में से कौन सी गैसें पाई जाती हैं, तो धूमकेतुओं में कौन कौन सी गैसेस होती हैं, ये होती हैं वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया, मीथेन। क्यों होती है, देखिए आपको जस्ट ऊपर वाला अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको पता लगेगा कि इसमें डस्ट होती है, धूल होती है, चट्टानें होती है और जमी हुई कुछ गैसेस होती हैं। तो चट्टान है तो ऑब्वियस सी बात है कहीं ना कहीं जैसे डस्ट है, ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड भी होगा, अमोनिया भी होगी, मीथेन भी होगी और वाटर भी होगा, चट्टान है इस वजह से, ठीक है। तो काफ़ी आप इंटरलिंक कर सकते हैं। हेली जो कॉमेट है यानी कि हेली धूमकेतु, वो कितने वर्षों में दिखाई देता है, तो ये दिखाई देता है आपको 76 ईयर्स में, ठीक है। कब दिखाई देगा, 76 ईयर्स में। हर एक फैक्ट आपको यहाँ पर कवर करने को देखेंगे, ठीक है। अब हेली धूमकेतु ये अंतिम बार कब देखा गया था, बताइए, हेली धूमकेतु अंतिम बार कब देखा गया था,
76 में, 1986 में, 1996 या फिर 2000? तो ये है 1986 में। अब अगला जो क्वेश्चन होगा वो किससे संबंधित होगा कि अब अगली बार कब दिखाई देगा, ठीक है। हर एक सीक्वेंस वाइज में मैं यहाँ पर आपको क्वेश्चन कवर करवा रहा हूँ जिससे कि आपको बेहतर कॉन्फिडेंस मिले, ठीक है। हेलीज कॉमेट इज एक्सपेक्टेड टू रिटर्न इन, तो अब पुनः कब दिखाई देगा? ये दिखाई देगा कब बताइए? 2025, 45, 61 या फिर 2100? ये दिखाई देगा 2061 में। क्यों? 76 वर्ष बाद दिखाई देता है, ठीक है। एन एस्टेरॉइड इज, वो क्षुद्र ग्रह क्या है? तो क्षुद्र ग्रह क्या है? क्षुद्र ग्रह वो हैं जो रॉकी, मेटेलिक और आइसी ऑब्जेक्ट हैं जो कि सन के चारों ओर चक्कर लगा रही हैं, ठीक है। सूर्य की परिक्रमा करने वाली पथरीली, धात्विक या फिर बर्फीली वस्तु है। कौन? एस्टेरॉइड। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है एस्टेरॉइड्स रिवॉल्व अराउंड, तो एस्टेरॉइड जो है वो किसके चारों ओर घूमते हैं? तो ये घूमते हैं क्षुद्र ग्रह के चारों ओर, सॉरी, क्षुद्र ग्रह किसके चारों ओर घूमते हैं? ये घूमते हैं सन के चारों ओर, ठीक है। 1 सेकेंड गाइस। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, मेटेरॉइड्स क्या हैं? उल्काखंड क्या होते हैं? तो उल्काखंड होते हैं स्मॉलर देन द एस्टेरॉइड्स एंड ऑर्बिट द सन, ओके। देखिए मैंने आपको बताया कि उल्काखंड और उल्का पिंड। तो उल्काखंड जो है वो सूर्य की परिक्रमा करने वाले जो छोटे छोटे क्षुद्र ग्रह होते हैं यानी एस्टेरॉइड्स होते हैं, ठीक है। तो ये क्या है? उल्काखंड है। और उल्का क्या होती है? जब ये गिरती हैं, कब, कहाँ पर? जो पृथ्वी की एटमॉस्फेयर है वहाँ पर अगर गिरती हैं तो ये हमें चमकती हुई दिखाई देती हैं। और जब ये पृथ्वी पर गिर जाती है कहीं पर भी और गड्ढे बन जाते हैं तो वो होते हैं उल्का पिंड, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट हमारे पास 47, मेटेरॉइड इज मेड ऑफ, तो उल्काखंड किससे बना होता है? उल्काखंड बना होता है रॉकी और मेटेलिक मटेरियल से, ठीक है। उल्काखंड क्या है? उल्काखंड, ठीक है। मेटेरॉइड तो ये बना होता है रॉकी और यानी पथरीला और या फिर कहें धात्विक पदार्थ से। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 48, तो ये है व्हेन अ मेटेरॉइड एंटर्स अर्थ एटमॉस्फेयर एंड बर्न्स इट इज कॉल्ड। तो बताइए, मैंने आपको जस्ट अभी बताया था कि जब उल्काखंड पृथ्वी के मेसोस्फीयर में प्रवेश करती है यानी जलता है अगर उसमें प्रवेश करने के बाद में, तो उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं उल्का, ठीक है, मेटियोर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 49। अब मेटेरॉइड हो गया, मेटियोर हो गया, ठीक है। अच्छा अभी तो उल्का के बारे में चल रहा है ना, तो उल्का क्या बनाती है? तो उल्का बताइए क्या बनाती है? उल्का एक प्रकार की जब ये गिरती है, जब ये एस्टेरॉइड जो हैं जो सूर्य की परिक्रमा कर रहे हैं और जब ये गिरेंगे कहाँ पर? पृथ्वी के वातावरण में, तो ये क्या बनाती है? गिरते हुए ये बनाती है एक स्ट्रीक ऑफ लाइट यानी प्रकाश की लकीर। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। तो हर एक क्वेश्चन एकदम सीक्वेंस वाइज है, आपको बिल्कुल ऐसा लगेगा कि सारा का सारा जो आपका कोर्स है वो यहीं के यहीं कंप्लीट हो रहा है, यानी कि इस चैप्टर के से रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट हैं, जितने भी फैक्ट्स हैं, वो हम क्वेश्चन के फॉर्मेट में यहाँ पर कंप्लीट कर रहे हैं, ठीक है। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 450। तो ये है इफ अ मेटेरॉइड हिट्स द ग्राउंड इट इज कॉल्ड। तो यदि उल्काखंड पृथ्वी की सतह से टकरा जाए तो उसे क्या कहते हैं? बताइए क्या कहते हैं? तो जब घूमते हैं तो उल्काखंड, जब गिरते हैं तो उल्का, और जब गिर जाते हैं पृथ्वी की सतह से टकरा जाते हैं तो क्या होता है? उल्का पिंड, मेटेओराइट, ठीक है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 51। तो क्वेश्चन नंबर 51 है अ मेटियोर शावर इज। तो उल्का वर्षा क्या होती है? उल्का वर्षा होती है अ फॉल ऑफ कॉमेट, मल्टीपल मेटियोर सीन एट वंस, और एक्सप्लोजन ऑफ स्टार्स, या सोलर फ्लेयर। बताइए उल्का वर्षा क्या होती है? उल्का वर्षा होती है मल्टीपल मेटियोर यानी एक साथ कई उल्काओं का दिखना। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ओके। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर है 52। क्वाड्रेटिड्स, ये क्या है? क्वाड्रेटिड्स, ठीक है, क्वाड्रेटिड्स ये क्या होती है? कॉमेट्स होती है, एस्टेरॉइड बेल्ट होती है, या फिर मेटियोर शावर होता है, या फिर कहें प्लेनेट होता है। तो क्वाड्रेटिड्स क्या होते हैं? ये होते हैं मेटियोर शावर, उल्का वर्षा, एक साथ कई उल्काओं का गिरना, ठीक। क्वेश्चन नंबर है 53। क्वाड्रेटिड्स उल्का वर्षा कब दिखाई देती है? तो बताइए कब दिखाई देती है? दिसंबर में, दिसंबर के एंड में,
अर्ली जनवरी में, मार्च में या फिर जुलाई में? तो ये दिखाई देती है अर्ली जनवरी में। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, अर्ली जनवरी, जनवरी की शुरुआत में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अब आते हैं कॉन्स्टलेशन संबंधित। कॉन्स्टलेशन यानी कि तारामंडल। तारामंडल क्या है बताइए? तारामंडल क्या है? एक स्टार है या फिर ग्रुप ऑफ स्टार, यानी कि रात के आकाश में आकृति बनाने वाले तारों का समूह है, क्या है? या फिर एक प्लेनेट है या फिर एक गैलेक्सी है? तो तारामंडल क्या है जिसे हम कॉन्स्टलेशन बोलते हैं? तो ये क्या है? अ ग्रुप ऑफ स्टार्स फॉर्मिंग अ पैटर्न इन द नाइट स्काई, जो अंधेरी रात में, रात के आकाश में आकृति बनाने वाले तारों का क्या है? ग्रुप है, समूह है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 55। उर्सा मेजर कॉन्स्टलेशन इज ऑल्सो नोन एज। उर्सा मेजर तारामंडल को किस नाम से जाना जाता है? तो उर्सा मेजर तारामंडल को हम ग्रेट बियर और सप्तऋषि के नाम से जानते हैं। किसके नाम से? ग्रेट बियर और सप्तऋषि, जिसमें 7 तारे होते हैं। ठीक है, 7 तारे होते हैं। नेक्स्ट आता है जो कि भालू के आकार का होता है। ठीक है, जब आप देखेंगे उर्सा मेजर को तो वो भालू के आकार का कुछ इस तरह से होता है। ठीक है, तो मैं आपको बताऊं कि जितने भी हम यहाँ पर करने वाले हैं क्वेश्चंस, इसी फॉर्मेट में बिल्कुल अंत तक लेकर जाएंगे और यकीनन आपको ये समझ में आया होगा कि हर एक फैक्ट को यहाँ पर हम टच कर रहे हैं। ओके, और हर एक कॉन्सेप्ट को भी टच कर रहे हैं, जिससे कि आपको ये लगे कि आपका एक भी क्वेश्चन जो एग्जाम ओरिएंटेड छूटे नहीं। बिग डिपर एस्टेरिज्म, यानी कि बिग डिपर एस्टेरिज्म किस तारामंडल में पाया जाता है? तो ये कहाँ पाया जाता है बिग डिपर बताइए? ओरियन में, कैसोपिया, उर्सा मेजर या सिग्नस? तो बिग डिपर जो है एस्टेरिज्म, ये पाया जाता है उर्सा मेजर में। ओके, उर्सा मेजर में बिग डिपर होता है। क्वेश्चन नंबर 57। विच कॉन्स्टलेशन इज डब्ल्यू शेप्ड? तो डब्ल्यू के आकार का कॉन्स्टलेशन कौन सा है तारामंडल? तो ये है कैसियोपिया। ठीक है, कैसियोपिया ये क्या है? तारामंडल है डब्ल्यू आकार का। ओके, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर है 58। 58 में है हमारे पास द ब्राइटेस्ट स्टार ऑफ कैसियोपिया। तो कैसियोपिया का सबसे चमकीला तारा कौन सा है? तो यह है शडार। कौन सा है? शडार। क्वेश्चन नंबर 59। 59 है सिग्नस इज कॉन्स्टलेशन नोन फॉर। तो सिग्नस तारामंडल किसके लिए प्रसिद्ध है? डब्ल्यू शेप, क्रॉस शेप, सर्कुलर शेप या स्पाइरल शेप? तो सिग्नस तारामंडल है, यह है क्रॉस शेप के लिए। ठीक है, ऑप्शन बी, सिग्नस तारामंडल जो है क्रॉस शेप के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर है 60। 60 हमारे पास सिग्नस इज अ। तो सिग्नस क्या है? अभी मैंने आपको बताया सिग्नस क्या है, सदर्न कॉन्स्टलेशन है या फिर प्रमुख उत्तरी मंडल यानी कि प्रोमिनेंट नॉर्दर्न कॉन्स्टलेशन है, या फिर कहें इक्वेटोरियल कॉन्स्टलेशन या फिर जोडिक कॉन्स्टलेशन? तो सिग्नस हमेशा एक क्या है? प्रोमिनेंट नॉर्दर्न कॉन्स्टलेशन। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, प्रमुख उत्तरी तारामंडल है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा क्वेश्चन 61। ओरियन कॉन्स्टलेशन इज ऑल्सो नोन एज। तो ओरियन तारामंडल किस नाम से जाना जाता है? ये जाना जाता है हंटर। ठीक है, शिकारी। ऐसे खड़ा रहता है, एक शिकारी है जो कुछ इस तरह से खड़ा रहता है। ठीक है, तो यहां पर ओरियन तारामंडल को हम हंटर के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास द ब्राइटेस्ट स्टार ऑफ ओरियन इज। तो ओरियन का सबसे चमकीला तारा कौन सा है? तो ये है रिगेल। रिगेल जो है ओरियन का सबसे चमकीला तारा है। ओके, नाउ द सन इज, सूर्य क्या है? सूर्य है एक द ओनली स्टार ऑफ आवर सोलर सिस्टम। तो सूर्य हमारे सौर मंडल का एकमात्र क्या है? तारा है। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 64 है द सन इज मेनली कंपोज्ड ऑफ। सूर्य मुख्य रूप से किससे बना है? सूर्य बना है हाइड्रोजन, कितनी? 73%, हीलियम कितनी? 25 to 28%, और अदर गैसेस से। सूर्य मुख्य रूप से हाइड्रोजन और हीलियम से बना है। ओके, द एवरेज डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ। तो सूर्य और पृथ्वी के बीच की औसत दूरी कितनी है? 1 करोड़, 10 करोड़, ठीक है, अबाउट 15 करोड़ या फिर 50 करोड़? सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी है अबाउट 15 करोड़ किलोमीटर, या फिर कहें 149.6 मिलियन किलोमीटर एग्जैक्ट। ओके, 149.6 किलोमीटर सूर्य पृथ्वी से इतना दूर है। सनलाइट टेक्स अप्रोक्सीमेटली
अप्रोक्सीमेटली हाउ मच टाइम टू रीच अर्थ, तो सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लेता है? तो कितना लेगा बताइए? ये लेगा 8 मिनट 20 सेकेंड। ओके, 8 मिनट 20 सेकेंड। नेक्स्ट देखते हैं, द सरफेस टेम्परेचर ऑफ सन इज अप्रोक्सीमेटली, तो सूर्य के सतह का तापमान कितना होता है? सूर्य के सतह का तापमान होता है 5800 केल्विन या फिर कहें 5600 डिग्री सेंटीग्रेड। ओके, 5600 डिग्री सेंटीग्रेड। नाउ क्वेश्चन नंबर 68, द टेम्परेचर एट सेंटर ऑफ द सन, तो सूर्य के केंद्र का तापमान लगभग कितना है? सूर्य के केंद्र का तापमान है 15.7 मिलियन केल्विन, 15.7 मिलियन केल्विन। नाउ अ लाइट ईयर इज अ यूनिट ऑफ, तो लाइट ईयर इसकी इकाई है, लाइट ईयर है प्रकाश लंबाई, दूरी की इकाई है, किसकी? डिस्टेंस, लेंथ। लाइट ईयर इज यूज्ड टू मेजर द डिस्टेंस बिटवीन, प्रकाश वर्ष का उपयोग किसके बीच दूरी मेजर करने के लिए किया जाता है? सिटीज नो, कंट्रीज नो, एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट यस, खगोलीय पिंडों से, खगोलीय पिंडों के बीच की दूरी को मेजर करने के लिए लाइट ईयर का यूज किया जाता है, जो कि एक यूनिट है किसकी? डिस्टेंस की। एक प्रकाश वर्ष वह दूरी है जो प्रकाश तय करती है। 1 लाइट ईयर इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन, कितने दिनों में ये करती है? अ जूलियन ईयर, ठीक है, 365 डेज में। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर है 72, अ लाइट ईयर इज इक्वल टू, बताइए लाइट ईयर कितना होता है? 3.3 इंटू 10⁵ किलोमीटर, 1.4 इंटू 10⁸ किलोमीटर, या फिर कहीं 9.46 इंटू 10⁻12 किलोमीटर, या फिर 10⁻15 किलोमीटर। तो यहाँ पर ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, 9.46 इंटू 10⁻12 किलोमीटर। लेयर्स ऑफ द सन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज, ठीक है, अब सूर्य की जो परतें हैं उनसे संबंधित देख लेते हैं कुछ क्वेश्चंस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ओनली विजिबल सरफेस ऑफ द सन, तो निम्न में से सूर्य की एकमात्र दृश्यमान सतह कौन सी है? बताइए कौन सी है? यह है फोटोस्फेयर, ठीक है, दृश्यमान जो सरफेस है वो है फोटोस्फेयर। ओके, फोटोस्फेयर। क्रोमोस्फेयर इज विजिबल एज, तो क्रोमोस्फेयर किस रूप में दिखाई देता है? चमकीली सफेद परत के रूप में, फोटोस्फेयर के ऊपरी हल्की लाल वलय के रूप में, गहरा काला क्षेत्र, या फिर पीली सतह। तो जो क्रोमोस्फेयर होता है वो डिम रेड रिंग होती है उसकी, किसके ऊपर? फोटोस्फेयर के ऊपर, ठीक है। और फोटोस्फेयर क्या है? जो हम देख सकते हैं, ठीक है, सूर्य का चमकीला जो भाग सतह होता है अभी, ठीक है, सरफेस होती है चमकीली सतह, और जो दृश्यमान होती है, विजिबल होती है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द सन इज, तो सूर्य की सबसे बाहरी परत कौन सी है? तो सूर्य की सबसे बाहरी परत है कौन सी? कोरोना। ओके, कोरोना। नेक्स्ट है 76, क्वेश्चन नंबर 76 है, कोरोना इज विजिबल ओनली ड्यूरिंग, तो वो किस समय दिखाई देता है ये? तो कोरोना हमेशा सूर्य ग्रहण यानी कि सोलर एक्लिप्स होता है, यानी सूर्य ग्रहण होता है, तब हमें कोरोना दिखाई देता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 77, कोरोना को किस रूप में वर्णित किया जाता है? तो कोरोना को एक्सट्रीमली हॉट आउटर मोस्ट लेयर के रूप में, ठीक है, यानी अत्यधिक गर्म सबसे बाहरी परत के रूप में कोरोना को वर्णित किया गया है, डिस्क्राइब किया गया है। क्वेश्चन नंबर 78, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंटरनल लेयर ऑफ द सन, तो निम्न में से कौन सूर्य की आंतरिक परत नहीं है? तो आंतरिक परत कौन कौन सी नहीं है? इनर जोन बिल्कुल है, ठीक है, रेडिएटिव जोन ये भी है, और कन्वेक्शन जोन ये भी है, लेकिन क्रोमोस्फेयर ये नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ये सूर्य के आंतरिक परत में नहीं आती, क्रोमोस्फेयर। ओके, अरेंज द इंटरनल लेयर्स ऑफ द सन इज इन करेक्ट ऑर्डर, तो सूर्य की आंतरिक परतों का सही क्रम हमें तय करना है, कहां से? केंद्र से सतह की ओर, ठीक है। तो केंद्र से सतह की ओर अगर हम देखें केंद्र में, सेंटर में, तो सेंटर में क्या होता है? कोर होता है। ओके, फिर होता है रेडिएटिव जोन, ठीक है, रेडिएटिव जोन, और फिर होता है कन्वेक्शन जोन, ठीक है। तो यहां पर ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, कोर
रेडिएटिव एंड कन्वेक्शन। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 80। क्वेश्चन नंबर 80 कहता है सबस्योर फ्लो रेफर्स टू। तो सबस्योर फेज फ्लो किससे संबंधित है? तो ये है सूर्य की सतह के नीचे की गति, मोशन बीनीथ द सन सरफेस। सूर्य की जो सतह है उसके नीचे की जो मोशन होता है उसको हम क्या कहते हैं? सबस्योर फ्लो। ठीक है, सबस्योर फेज फ्लो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हमारे पास क्वेश्चन है प्लैनेट्स आर क्लासिफाइड इन टू। तो ग्रहों का वर्गीकरण किया जाता है किसके आधार पर? ग्रहों का वर्गीकरण होता है टेरेस्ट्रियल एंड जोवियन प्लैनेट्स के आधार पर। देखिए मैंने आपको बताया कि ये क्या है, ये सन है। ठीक है, ये क्या है? सन है। ओके, और जो हमारे 8 प्लैनेट है, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण, तो हमारे पास इनको 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, एक तो टेरेस्ट्रियल और एक जोवियन प्लैनेट। तो ये जो आप देख रहे हैं, ये जो बेल्ट है इसे हम एस्टेरॉइड बेल्ट बोलते हैं, जहां पर क्षुद्र ग्रह, ठीक है, जो रोटेट करते रहते हैं। तो ये जो बेल्ट है, ये बेल्ट कहां पर है, किस किसके बीच में है? तो ये तो है बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। तो ये मंगल और बृहस्पति यानी कि मार्स और जुपिटर के बीच में है। ओके, तो इधर के जो प्लेनेट होते हैं इनको हम क्या बोलेंगे? इनको हम बोलेंगे टेरेस्ट्रियल। ठीक है, टेरेस्ट्रियल क्यों बोलेंगे? क्योंकि ये जो भी प्लेनेट है, चारों प्लेनेट, इन पे क्या है? रॉक्स वगैरह होती है, चट्टानों के बने हुए होते हैं। और ये जो प्लेनेट है राइट साइड, इनको हम गैसियस जाइंट बोलेंगे या फिर कहेंगे एक प्रकार से जोवियन प्लेनेट। ठीक है, जोवियन प्लेनेट, क्योंकि यहां पर ये सब, इनमें सब में क्या है? गैसियस है। ठीक है, गैस ही गैस है। नाउ नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 82। 82 क्वेश्चन कहता है टेरेस्ट्रियल प्लेनेट आर। तो स्थलीय ग्रह होते हैं वेरी लार्ज इन साइज, रिलेटिवली स्मॉल इन साइज, मेड ऑफ गैस और कवर्ड विद रिंग्स। तो मैं आपको बता दूं, जितने भी प्लेनेट होते हैं जो कि टेरेस्ट्रियल होते हैं, ठीक है, वो ये गैसियस जो प्लेनेट होते हैं, ठीक है, जोवियन प्लेनेट, इनसे बहुत छोटे होते हैं। तो ये रिलेटिवली स्मॉल इन साइज होते हैं, अपेक्षाकृत छोटे होते हैं आकार में। ओके, आकार में क्या है? छोटे होते हैं, स्मॉल इन शेप। क्वेश्चन है नेक्स्ट 2083। टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स आर मेनली मेड ऑफ। तो किसके बने होते हैं? ये रॉकी मटेरियल के बने होते हैं, मैंने आपको अभी जस्ट बताया था। तो पथरीला पदार्थ के बने हुए होते हैं कौन? टेरेस्ट्रियल प्लैनेट। और गैसियस मटेरियल से बने होते हैं कौन? जोवियन प्लैनेट होते हैं, जो कि एस्टेरॉइड के राइट साइड में होते हैं, एस्टेरॉइड बेल्ट के राइट साइड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 84। विच इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ टेरेस्ट्रियल प्लैनेट। तो स्थलीय ग्रहों की विशेषता क्या है? तो यहाँ पर सॉलिड सरफेस होती है। ठीक है, सॉलिड सरफेस होती है। और जो ऑप्शन सी है कि मल्टीपल रिंग, तो मल्टीपल रिंग तो कहाँ होते हैं? ये तो वहाँ होते हैं, एक प्रकार से कहें जो राइट साइड में, एस्टेरॉइड बेल्ट के राइट साइड में जितने भी बृहस्पति है ना, ठीक है, बृहस्पति है, शनि है, इनके साथ क्या है? वलय होती है। ठीक है, रिंग में होते हैं, ये मल्टीपल रिंग्स होती हैं इनकी, कई वलय होते हैं। ठीक है, और फार फ्रॉम सन, जैसे कि अरुण और वरुण जो हैं वो सूर्य से बहुत दूर होते हैं। ठीक है, अरुण है, ओके, वरुण है, लेकिन यूरेनस और नेपच्यून। ठीक, नाउ 85 क्वेश्चन कहता है टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स आर लोकेटेड। तो स्थलीय ग्रह स्थित होते हैं कहाँ पर होते हैं? ये होते हैं सूर्य के निकट। ओके, ये सन है, और मैंने आपको बताया था सन के बिल्कुल नियरेस्ट बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, ये चारों क्या है? टेरेस्ट्रियल प्लैनेट है, स्थलीय ग्रह है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर रॉकी यानी चट्टानें वगैरह पाई जाती है। ओके, और इसके राइट साइड में, एस्टेरॉइड बेल्ट के राइट साइड में क्या है? जोवियन प्लैनेट, जिनमें गैस ही गैस होती है। क्वेश्चन नंबर 86। टेरेस्ट्रियल प्लैनेट हैव। तो टेरेस्ट्रियल प्लैनेट जो है उनमें क्या होते हैं? मैनी मून्स, फ्यू मून्स यानी नो मून्स, थिक रिंग सिस्टम, या फिर ओनली वन मून ईच। तो देखिए, अगर हम बात करें तो यहाँ पर नो मून या तो कम होंगे या फिर नो मून होंगे। क्यों? अगर हम देखें तो सूर्य के जो बिल्कुल नज़दीक है बुध और शुक्र, इनके पास कोई भी सैटेलाइट यानी अपना कोई भी चंद्रमा नहीं है। पृथ्वी के पास एक चंद्रमा है, ठीक है, बुध शुक्र,
पृथ्वी और मंगल, मंगल के पास में दो हैं, फोबोस और डीमोस। ठीक है, तो या तो नहीं होंगे मून्स या फिर होंगे तो कुछ ही होंगे। ओके, कहां पर? टेरेस्टेरियल प्लेनेट के पास में। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 87। टेरेस्ट्रियल प्लेनेट्स डू नॉट हैव, तो इनके पास में क्या नहीं होता है? इनके पास में रिंग्स नहीं होती, वलय नहीं होती। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 88। विच ऑफ द फॉलोइंग आर टेरेस्ट्रियल प्लेनेट्स, निम्न में से कौन से स्थलीय ग्रह हैं? तो बताइए कौन कौन से हैं। मैंने आपको बताया था कि मरकरी, बुध, शुक्र, ठीक है, सॉरी मरकरी बुध होता है, वीनस होता है शुक्र, अर्थ पृथ्वी और मार्स मंगल। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक, जोवियन प्लेनेट के बारे में देख लेते हैं। देखिए जोवियन प्लेनेट, ये जो बृहस्पति सदृश ग्रह होते हैं, जोवियन को बोलते हैं क्या? बृहस्पति के साथ लगे हुए जितने भी प्लेनेट हैं, तो ये होते हैं स्मॉल इन साइज, नहीं बहुत बड़े होते हैं। इमेंस इन साइज, बिल्कुल आकार में अत्यंत विशाल होते हैं। जैसे कि जो आपका बृहस्पति ग्रह है वो लगभग 1300 गुना बड़ा है, यानी 1300 पृथ्वी को अपने अंदर समा सकता है, इतना बड़ा है बृहस्पति ग्रह। ओके, तो यहां पर ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, इमेंस इन साइज, आकार में अत्यंत विशाल होते हैं। नाउ जोवियन प्लैनेट्स आर मेनली कंपोज्ड ऑफ, तो किसके बने होते हैं ये जोवियन प्लैनेट? ये बहुत ज्यादा गैसियस पदार्थ के बने होते हैं। ठीक है, गैसियस मटेरियल। ओके, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन है 1991। जोवियन प्लैनेट यानी जो बृहस्पति सदृश ग्रह हैं उनके बारे में बताना है कि हैव सॉलिड सरफेस, नहीं। डू नॉट हैव सॉलिड सरफेस, बिल्कुल राइट। आर नियरेस्ट टू द सन, नहीं, सन से तो बहुत दूर होते हैं क्योंकि ये एस्टेरॉइड बेल्ट के राइट साइड में है। और हैव नो मून्स, इन पे तो काफ़ी सारे मून्स होते हैं, तो ये भी गलत है। ओके, तो बुध और शुक्र के पास कोई मून नहीं है, पृथ्वी के पास एक है, और जो मंगल है उसके पास दो हैं, फोबोस और डीमोस। लेकिन इसके बाद में जो भी जोवियन प्लैनेट्स हैं उनके पास बहुत सारे मून होते हैं। जैसे अगर हम बात करें बृहस्पति ग्रह के पास, तो इसके पास 95 मून्स हैं। ओके, शनि के पास 247 है, 247 के अप्रोक्स। तो इस तरह से काफ़ी सारे मून्स होते हैं इनके पास में। 92 है जोवियन प्लैनेट्स आर लोकेटेड, तो बृहस्पति सदृश ग्रह स्थित होते हैं। कहाँ पर होते हैं? ये होते हैं नियर द सन, फार अवे फ्रॉम द सन, बिल्कुल सूर्य से बहुत दूर होते हैं। ओके, सूर्य से बहुत दूर होते हैं। क्वेश्चन है 93। जोवियन प्लैनेट्स हैव, तो बृहस्पति सदृश ग्रहों में होते हैं, क्या होते हैं? बहुत सारे मल्टीपल मून्स होते हैं, अनेक चंद्रमाएं होती हैं। ओके, जोवियन प्लैनेट सपोर्ट, तो ये किसका समर्थन करते हैं? जोवियन प्लैनेट। इनमें रिंग्स नहीं होती, गलत होती है। रिंग सिस्टम, बिल्कुल वलय प्रणाली होती है इनमें। ओके, रिंग सिस्टम होते हैं जोवियन प्लैनेट में। आप कहीं भी देख लीजिए किसी को भी, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण, इनमें क्या है? रिंग्स होती हैं। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर है 95। विच ऑफ द फॉलोइंग आर जोवियन प्लैनेट, तो मैंने आपको बताया बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल ये टेरेस्ट्रियल है, और बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण ये क्या है? ये जोवियन प्लैनेट है। जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। क्वेश्चन ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आता है मरकरी। मरकरी से हम क्वेश्चन देख लेते हैं कुछ। सूर्य के सबसे निकट कौन सा ग्रह है? बुध ग्रह है। मरकरी सूर्य के सबसे नजदीक है। द स्मॉलेस्ट प्लेनेट इन द सोलर सिस्टम, तो सबसे छोटा जो प्लेनेट है वो कौन सा है? मार्स नहीं, वीनस नहीं, मरकरी नहीं, सॉरी मरकरी है। सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? मरकरी, बुध है। ठीक है, अर्थ भी नहीं है। तो यहां पर इस तरह से हमने देखा सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? बुध। हमें देखना है डायमीटर ऑफ मरकरी, तो बुध का व्यास लगभग कितना होता है? बुध का व्यास होता है 4900 किलोमीटर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, 4900 किलोमीटर होता है बुध का व्यास। बुध सूर्य के नजदीक है, तो ये एक परिक्रमा जो है कितने दिनों में करता है?
मरकरी कंप्लीट्स 1 रिवोल्यूशन अराउंड द सन, कितने दिनों में करता है कंप्लीट एक रिवोल्यूशन? बुध ये करता है कितने दिनों में? 88 डेज में, ठीक है, सबसे नजदीक है ना इसलिए, और सबसे दूर होगा तो सबसे ज्यादा दिन लगेंगे उसको, जैसे कि वरुण, ठीक है। विच प्लेनेट रिवॉल्व्स फास्टेस्ट अराउंड द सन? विच प्लेनेट, तो सूर्य की सबसे तेज परिक्रमा करने वाला ग्रह कौन सा है? तो ये है बुध, 88 डेज में। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 101। किस ग्रह पर वायुमंडल नहीं है? तो एटमॉस्फेयर नहीं है मरकरी पर, ठीक है, बुध पर कोई भी एटमॉस्फेयर नहीं है। ओके, नाउ शुक्र के बारे में देख लेते हैं। द सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? यह है शुक्र ग्रह। ओके, इसे पृथ्वी की जुड़वा बहन भी कहा जाता है, ट्विन सिस्टर। वीनस इज नोन एज, तो शुक्र का जो नाम है वो कौन सा है? एक शुक्र का नाम है पृथ्वी की जुड़वा, यानी कि अर्थ ट्विन। अगर लाल ग्रह के बारे में देखें तो ये कौन सा है? मंगल, यानी कि मार्स। नीला ग्रह है हमारा पृथ्वी, अर्थ। ओके, यहां पर और भोर का, केवल भोर का तारा, ये भी क्या है? एक प्रकार से शुक्र ग्रह को ही माना जाता है, ठीक है। लेकिन अगर हम देखें सबसे नियरेस्ट, तो यहां पर अर्थ ट्विन है। 104वां क्वेश्चन कहता है विच इज द ब्राइटेस्ट प्लेनेट इन द सोलर सिस्टम? तो सौरमंडल का सबसे चमकीला तारा, सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? शुक्र है, वीनस। वीनस हैज द स्लोएस्ट रोटेशन पीरियड, तो शुक्र का घूर्णन काल सबसे छोटा है, ठीक है, सबसे स्लो है रोटेशन, यानी कि अपनी एक ही दूरी पर घूमना, और रिवोल्यूशन मतलब अपनी यहां से लेकर के कंप्लीट चक्कर पूरा करना। तो रोटेशन की बात हो रही है, रोटेशन शुक्र ग्रह का कितना है? ये है 243 अर्थ डेज, ठीक है, यानी कि अपनी जो पृथ्वी है वो 24 घंटे में एक रोटेशन कंप्लीट कर लेती है अपनी दूरी पर, लेकिन शुक्र ग्रह को लगते हैं कितना? 243 डेज, 243 डेज, ठीक। नाउ नेक्स्ट देखते हैं वीनस हैज क्लाउड्स मेड ऑफ, तो शुक्र ग्रह पर किसके बादल पाए जाते हैं? शुक्र ग्रह पर अगर हम देखें तो यहां पर सल्फ्यूरिक एसिड के बादल पाए जाते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड के। ओके, नाउ अर्थ से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस है। जीवन को समर्थन देने वाला एकमात्र ग्रह, प्लेनेट कौन सा है जहां पर सपोर्ट करता है लाइफ को? यह है पृथ्वी, जहां हम रहते हैं। पृथ्वी इज नोन एज, अर्थ इज नोन एज, अर्थ किस नाम से जानी जाती है? ब्लू प्लेनेट, ठीक है, क्योंकि यहां पर मैक्सिमम क्या है? वाटर है, मैक्सिमम वाटर। अगर आप अंतरिक्ष से देखेंगे तो ये नीला ग्रह दिखाई देगा। क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्थ इज कॉल्ड ब्लू प्लेनेट बिकॉज, तो पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहा जाता है? अभी अब भी अगर आपने देखा होगा तो मैंने आपको बताया था कि नीला ग्रह कौन सा है? पृथ्वी। तो क्यों है उसका रीजन भी नेक्स्ट क्वेश्चन में मैं आपको यहां बता रहा हूं कि 70% सरफेस कवर्ड है किससे? वाटर से। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 110, नेचुरल सैटेलाइट है किस अर्थ की? तो कौन सी है? ये है मून। फोबोस और डिमोस तो किसके हैं? मार्स के, ठीक है। टाइटन किसका है? शनि का, ओके, सैटर्न का। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर है 111, अर्थ हैज द हाईएस्ट डेंसिटी ऑफ अबाउट, तो पृथ्वी का जो घनत्व है कितना है लगभग? ये है 5.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। 112 क्वेश्चन देखते हैं, विच प्लेनेट हैज द हाईएस्ट डेंसिटी इन द सोलर सिस्टम, सौरमंडल में सर्वाधिक घनत्व किस ग्रह का है? तो सर्वाधिक घनत्व अगर देखें 5.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ये किसका है? पृथ्वी का है, ठीक है, ये अर्थ का है, ऑप्शन बी पृथ्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द क्लोजेस्ट प्लेनेट टू अर्थ इज, तो पृथ्वी के सबसे निकट कौन सा ग्रह है? तो पृथ्वी के सबसे निकट ग्रह कौन सा है बताइए? तो ये है वीनस, शुक्र। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, वीनस।
मार्स की अगर बात करें तो मार्स इज नोन एज, तो यहाँ पर रेड प्लेनेट क्यों कहा जाता है मार्स को, यानी मंगल ग्रह को लाल ग्रह क्यों कहते हैं? क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पर आयरन रिच रेड सॉइल है, लोह युक्त लाल मिट्टी है, इसलिए इसे लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, मंगल सौर मंडल का कौन सा सबसे छोटा ग्रह है? तो मंगल जो है वो सेकंड स्मॉलेस्ट है, ठीक है, सेकंड स्मॉलेस्ट। तो अगर हम साइज के आधार पर प्लैनेट्स को याद करें तो इन ग्रहों को याद करने का एक ट्रिक है, वो मैं आपको बताता हूं कि बस अब 1 सेकेंड गाइस। बस अब पृथ्वी, सो मंगल, बुध, ठीक। तो वैसे क्या हो जाएगा, वैसे बृहस्पति, ठीक है, और से शनि, वैसे बृहस्पति, से शनि, ऐसे अरुण, वैसे वरुण, ठीक है, पृथ्वी, सु से शुक्र, मंगल और बोल से बुध, ठीक है। तो कैसे हुआ याद, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, पृथ्वी, शुक्र, मंगल और बुध, ये क्या है, साइज के आधार पर घटते हुए, ठीक है, साइज के आधार पर घटते हुए क्रम में। 1 सेकेंड गाइस। तो नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन जो हमने देखा था कि मंगल सौर मंडल का कौन सा सबसे छोटा ग्रह है, तो सबसे छोटा ग्रह है मंगल है, दूसरा, ठीक है, दूसरा सबसे छोटा ग्रह है। क्वेश्चन है 116 हाउ मेनी नेचुरल मून्स डज मार्स हैव? मंगल के कितने प्राकृतिक उपग्रह हैं? तो मंगल के प्राकृतिक उपग्रह की बात करें तो ये फोबोस और डिमोस, फोबोस और डिमोस, FD, ठीक है, 2 है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है मंगल के प्राकृतिक उपग्रह कौन कौन से हैं? तो मैंने आपको बताया 2 उपग्रह हैं, कौन कौन से, फोबोस और डिमोस। अगर हम लो और यूरोपा को देखें तो ये बृहस्पति के हैं, और टाइटन ये है शनि का, गैनीमेड, कैलिस्टो ये है बृहस्पति के। ओके, नाउ नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 118 ओलंपस मॉन्स क्या है? तो ओलंपस मॉन्स ये क्या है? ये देखिए, ये एक प्रकार का वोल्केनो है, सबसे बड़ा लार्जेस्ट वोल्केनो है, कहाँ का, पूरे सोलर सिस्टम का, ठीक है, या फिर कहीं एक तरीके से टॉलेस्ट माउंटेन है। तो सौरमंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी एवं सबसे ऊंचा पर्वत है, कहाँ पर है, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। ओलंपस मॉन्स कहाँ स्थित है? तो ओलंपस मॉन्स अगर हम बात करें तो बताइए कहाँ स्थित है, पृथ्वी, चंद्रमा, मंगल या शुक्र? तो ये स्थित है मंगल ग्रह पर, मार्स पर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओलंपस मॉन्स, इसकी हमें हाइट बतानी है, लगभग कितनी है? तो गैस कीजिए कितनी है इन चारों में से। तो इसकी हाइट है 22 से लेकर के 25 तक, 22 से लेकर के 25 किलोमीटर तक है ओलंपस मॉन्स की हाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है लेंथ ऑफ अ डे ऑन मार्स। तो मंगल पर एक दिन की अवधि कितनी होती है? कितनी होती है? ये होती है 24 आवर्स 37 मिनट्स। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। तो कुछ हद तक मिलता जुलता रहता है मंगल ग्रह का सिनेरियो अपने पृथ्वी से, ठीक है, इसीलिए मंगल ग्रह की खोज तेजी, मंगल ग्रह की जो मतलब वहाँ के जो भी ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चर्स हैं उनके बारे में पता लगाने के लिए मंगलयान भी भेजा गया था, ठीक है, उसके बारे में हम क्वेश्चन देखेंगे लास्ट में। 122 देखते हैं। द एस्टेरॉयड बेल्ट इज लोकेटेड बिटवीन द ऑर्बिट। तो कौन कौन सी ग्रहों की कक्षाओं के बीच में क्षुद्र ग्रह पट्टी पाई जाती है? तो मैंने आपको बताया ना, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, ठीक है। तो 4 ग्रह कौन से इधर के लेफ्ट हैंड साइड? ये हैं 4 ग्रह, इसके ये टेरेस्ट्रियल प्लैनेट है, ठीक है, ये वाले 4, और ये हैं जोवियन प्लैनेट। तो इसकी अगर हम बात करें तो ये किन किन के बीच में पाया जाता है? मंगल और बृहस्पति के बीच में, ठीक है, मार्स और जुपिटर के बीच में। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर।
एस्टेरॉयड बेल्ट कहाँ पर जाती है? मार्स और जुपिटर के बीच में। 1 सेकेंड गाइस। नाउ 123 देखते हैं। क्षुद्र बेन्यू यानी एस्टेरॉयड बेन्यू वॉज स्टडीड बाय विच मिशन? तो जो क्षुद्र बेन्यू है, एस्टेरॉयड बेन्यू, इसका अध्ययन किस मिशन के द्वारा किया गया था? ये किया गया था ओसिरिस REX के द्वारा। ओसिरिस REX के द्वारा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 124। ओसिरिस REX मिशन ये किस एजेंसी का है? तो ये है नासा का। किसका? नासा का। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है अब 125, जुपिटर से रिलेटेड। तो जुपिटर इज द प्लेनेट इन द सोलर सिस्टम। बृहस्पति सौरमंडल का कौन सा ग्रह है? तो बृहस्पति सौरमंडल का सबसे बड़ा लार्जेस्ट ग्रह है। अभी मैंने आपको ट्रिक बताई थी याद करने की। ओके, नाउ नेक्स्ट ट्रिक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 126। जुपिटर हैज़ द शॉर्टेस्ट रोटेशन पीरियड ऑफ अबाउट। तो बृहस्पति का घूर्णन काल सबसे कम होता है, कितना होता है? ये होता है 9 घंटे 55 मिनट। कितना होता है? 9 घंटे 55 मिनट का होता है। ओके, नाउ सेकंड क्वेश्चन है 127 क्वेश्चन है हमारे पास। चंद्रमा और शुक्र के बाद बृहस्पति रात्रि आकाश में कौन सा सबसे चमकीला पिंड है? सबसे चमकीला पिंड, एक प्रकार से ये थर्ड चमकीला है। पहले तो चंद्रमा हो गया, ठीक है। अगर हम बात करें ब्राइटेस्ट ऑब्जेक्ट की, तो पहले तो है चंद्रमा, फिर है शुक्र। ओके, और शुक्र को क्या बोलते हैं? शुक्र को बोलते हैं अर्थ ट्विन, ठीक है। और अगर हम थर्ड नंबर पर देखें तो सबसे ब्राइटेस्ट ऑब्जेक्ट वो यही है, बृहस्पति, थर्ड नंबर पर। 128 क्वेश्चन देखते हैं। बृहस्पति के कितने चंद्रमा हैं? तो बृहस्पति के अभी तक जो ज्ञात हैं वो है 95 चंद्रमा है बृहस्पति के। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग आर मून्स ऑफ जुपिटर। तो जुपिटर के कौन कौन से मून्स हैं? फोबोस और डिमोस, ये तो मंगल ग्रह के हैं। टाइटन ये शनि का है। लो, यूरोपा, गैनीमेड और कैलिस्टियो ये हैं बृहस्पति के, ठीक है। और गैनीमेड सबसे बड़ा सैटेलाइट यानी सबसे बड़ा मून है, और मून तो अर्थ का है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 130। बृहस्पति का सबसे बड़ा चंद्रमा कौन सा है? सबसे बड़ा चंद्रमा है बृहस्पति का गैनीमेड। ओके, ऑप्शन डी, गैनीमेड। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, जुपिटर हैज़, बृहस्पति में क्या पाया जाता है? बृहस्पति में नो रिंग्स, बिल्कुल रिंग्स होती हैं, ठीक है। प्रोमिनेंट ब्राइट रिंग्स ये एक तरीके से प्रोमिनेंट नहीं होती, ये तो केवल शनि ग्रह में होती है, ठीक है। तो शनि में है जो एक प्रकार से उसकी जो रिंग है शनि ग्रह की वो साफ साफ दिखाई देती है एकदम, लेकिन बृहस्पति में एक प्रकार से अनक्लियर रिंग सिस्टम होता है, स्पष्ट नहीं होता है। ओके, स्पष्ट नहीं होता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1 सेकेंड। हमारे पास है 132 क्वेश्चन पूछ रहा है कि द ग्रेट रेड स्पॉट, बृहस्पति पर जो ग्रेट रेड स्पॉट है वो क्या है? तो ये क्या है? एक प्रकार का ये क्रेटर है। क्या है? एक प्रकार का गड्ढा है। सॉरी, गड्ढा नहीं है, एक प्रकार का क्या है? जायंट स्टॉर्म है, एक विशाल तूफान है, ठीक है। अगर हम बात करें ग्रेट रेड स्पॉट की, ग्रेट रेड स्पॉट, तो एक प्रकार का क्या है? ये जायंट है, यानी कि जायंट स्टॉर्म है, स्टॉर्म, विशाल तूफान। द ग्रेट रेड स्पॉट जो कि कहाँ पर है? बृहस्पति पर। एग्जिस्ट ऑन किस पर? जुपिटर पर, ऑप्शन सी। चलिए सैटर्न के बारे में देख लेते हैं जो क्वेश्चंस बनते हैं। सैटर्न इज द लार्जेस्ट प्लेनेट इन द सोलर सिस्टम। तो अगर हम साइज के हिसाब से देखें तो मैंने आपको बताया सैटर्न कौन से नंबर पर आएगा? ये सेकंड नंबर पर आएगा, ठीक है। बस से वैसे बृहस्पति और से शनि, सैटर्न। 135 क्वेश्चन है। सैटर्न इज फेमस फॉर, तो किसके लिए फेमस है? शनि किसके लिए प्रसिद्ध है? तो शनि ग्रह जो है सबसे ब्राइट है और कॉन्सेंट्रिक रिंग्स है इस पे। शनि ग्रह पे क्या है? कॉन्सेंट्रिक रिंग्स है। ओके, तो इस प्रकार से इसका राइट आंसर होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 136। शनि के वलय मुख्यतः किससे बने होते हैं? तो किससे बने होते हैं शनि के वलय? तो ये जो टाइनी रॉक्स होते हैं और पीसेस ऑफ आइस यानी कि छोटे पत्थर और बर्फ के टुकड़ों से बने होते हैं शनि के रॉक्स। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन है डेंसिटी ऑफ सैटर्न इज अबाउट। तो शनि का घनत्व लगभग कितना है? तो शनि का घनत्व लगभग अगर आप बात करें तो ये 0.69 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। अगर हमने अर्थ का देखा था कितना है 5.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ओके, तो सबसे ज़्यादा डेंस्ड जो प्लेनेट है वो कौन सा है? अर्थ है। और शनि का कितना है 0.69 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, लेस देन किससे? 1 से है। तो इसलिए क्या है, ये पानी में तैर सकता है शनि ग्रह। ओके, नाउ नेक्स्ट देखते हैं। सैटर्न कैन फ्लोट इन वाटर बिकॉज। तो देखिए क्वेश्चन आ गया, शनि पानी में तैर सकता है क्योंकि इसके पास लीस्ट डेंसिटी होती है। लीस्ट डेंसिटी होती है, कम घनत्व होता है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 139। हाउ मैनी मून्स डज सैटर्न हैव। तो शनि के कितने मून्स हैं? कितने हैं? 274। ठीक है, 274 मून्स है शनि के। और जो एस्टेरॉइड बेल्ट है उसके राइट साइड में जो भी चारों प्लेनेट है उनके पास में मून्स की काफ़ी भरमार है। ओके, लेकिन अगर हम लेफ्ट साइड देखें तो बुध और शुक्र के पास कोई मून नहीं है, पृथ्वी के पास में चंद्रमा है और मंगल के पास में फोबोस और डीमोस है। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर है 140। द लार्जेस्ट मून ऑफ सैटर्न। तो सैटर्न यानी शनि का सबसे बड़ा चंद्रमा कौन सा है? तो ये है टाइटन। टाइटन शनि का सबसे बड़ा चंद्रमा है। 149 देखते हैं। विच सैटेलाइट्स ऑफ सैटर्न शोज पॉसिबिलिटी ऑफ लाइफ। तो शनि के कौन से उपग्रहों पर जीवन की संभावना मानी जाती है? तो जीवन की संभावना मानी जाती है टाइटन पर और एक है एनकेलेडस पर। ठीक है, नाउ 142 क्वेश्चन देखते हैं। शनि के जो वलय हैं यानी कि सैटर्न्स की जो रिंग है उसकी डिस्कवरी किसने की थी? किसने खोज की थी डिस्कवरी? बताइए, अगर गैस कीजिए किसने किसने की थी? गैलीलियो, कसिनी या फिर हाइगेंस या फिर हर्शेल? तो जो वलय यानी कि रिंग्स की जो खोज की थी वो की थी हाइगेंस ने। ठीक है, ऑप्शन सी हाइगेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 143। अच्छा, जो ये वलय की खोज की थी यानी सैटर्न्स की रिंग की खोज की थी ये किस वर्ष हुई थी? ये की थी 1655 में। इसमें 1655 में 1655 में इसकी खोज हुई थी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शनि के वलयों के बीच जो गैप है उसकी खोज कसिनी ने की थी, लेकिन कब की थी? तो कैसिनी ने कब की थी? शनि के जो वलय होते हैं, बीच में जो वलय होते हैं उनकी खोज कब की थी? ये की थी सन 1665 में, 1665 में। जो वलय है वो तो 1655 में, लेकिन वलय के बीच में जो गैप है वो 1665 में की, 10 साल बाद। ओके, नाउ क्वेश्चन है शनि का घूर्णन काल लगभग कितना होता है? तो कितना होता है शनि का घूर्णन काल? रोटेशनल टाइम। तो रोटेशनल टाइम यानी कि अपनी धुरी पर ही घूमता रहता है, तो ये होता है 11 आवर्स। ओके, नाउ नेक्स्ट देखते हैं यूरेनस के बारे में। तो यूरेनस यानी कि अरुण। यूरेनस इज नोन एज द ग्रीन प्लेनेट। तो अरुण को हरा ग्रह क्यों कहा जाता है? क्यों कहा जाता है अरुण को हरा ग्रह? ये कहा जाता है मीथेन गैस के कारण। ऑप्शन सी, मीथेन गैस के कारण। अरुण वन सेकंड गाइस, अरुण की जो खोज है, यूरेनस वॉज डिस्कवर्ड बाय। तो अरुण की खोज किसने की थी? विलियम हर्शेल ने। ऑप्शन सी, विलियम हर्शेल ने। ठीक है, अच्छा ये जो खोज की गई थी ये किस वर्ष हुई थी? तो बताइए किस वर्ष हुई थी ये खोज? तो ये हुई थी 1781 में। किसने की थी? विलियम हर्शेल ने। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एटमॉस्फेयर ऑफ यूरेनस इज मेनली कंपोज्ड ऑफ। तो अरुण का जो एटमॉस्फेयर यानी कि वायुमंडल है वो मुख्यतः किससे बना होता है? तो ये बना हुआ होता है हाइड्रोजन, हीलियम, अमोनिया और वाटर। ओके, वन सेकंड गाइस।
हाउ मैनी मून्स डज यूरेनस हैव? तो अरुण के कम से कम कितने चंद्रमा हैं? तो ये है अरुण के 27। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से अरुण के चंद्रमा है? बताइए कौन कौन से अरुण के चंद्रमा है। टाइटन नहीं हो सकता, ठीक है, ये शनि का है। लो और यूरोपा, यूरोपा ये किसके हैं? बृहस्पति के। और ट्राइटन नेराइड ये भी नहीं है, ठीक है, ये वरुण के है। ट्राइटन, टाइटन और ट्राइटन, टाइटन और ट्राइटन दोनों में डिफरेंस है। ये किसका है? वरुण का। टाइटन किसका है? शनि का। और मिरिंडा, एरियल और अम्ब्रियल के देखें तो ये हैं किसके? अरुण के मून्स। ओके, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है 152, यूरेनस इज टिल्टेड बाय अबाउट ऑन इट्स एक्सिस। तो अरुण अपनी धुरी पर लगभग कितना झुका हुआ है? ये झुका हुआ है 98 डिग्री, ठीक है, बिल्कुल 98 डिग्री पर झुका हुआ है अरुण। ओके, 153 अगर हम देखें तो यूरेनस इज ऑल्सो नोन एज, अरुण को और किस नाम से जाना जाता है? अरुण को अगर हम दूसरा नाम देखें तो ये रोलिंग प्लेनेट है। क्यों? अभी मैंने आपको बताया 98 डिग्री अपनी धुरी पर झुका हुआ है, तो एक प्रकार से ये रोलिंग प्लेनेट है, ठीक है। कैसे? रोलिंग प्लेनेट है। ओके, तो रोलिंग करता हुआ दिखाई देगा अगर आप दूर से देखेंगे तो इसको, और इसको देखने के लिए आपको स्पेस में जाना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 154 है, रोटेशन टाइम ऑफ यूरेनस इज कॉल्ड इज अबाउट। तो अरुण का घूर्णन काल लगभग कितना है? बताइए कितना है? ये 17 आवर्स, 17 घंटे हैं अरुण का घूर्णन काल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं नेपच्यून के बारे में, ठीक है। अरुण के बारे में जितने भी फैक्ट्स हैं वो मैंने कवर करवा दिए हैं। नेक्स्ट जो है क्वेश्चन नंबर 155, वरुण की परिक्रमण अवधि यानी कि जो नेपच्यून का रिवोल्यूशन पीरियड है, ठीक है, रिवोल्यूशन पीरियड जो है सबसे अधिक, मैंने आपको बताया रोटेशन अपनी धुरी पर घूमना, और रिवोल्यूशन एक पथ कंप्लीट, एक सर्किल पाथ पूरा करना। तो वरुण की परिक्रमण अवधि सबसे अधिक है। क्यों? पहली बात तो ये कि सूर्य से एकदम सबसे दूरी पर कौन है? वरुण ही है। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। तो वरुण सबसे दूर है तो इसलिए सबसे ज़्यादा इसका रिवोल्यूशन पीरियड होगा। ओके, और कितना होगा लगभग? ये होता है 165 ईयर्स, ऑप्शन सी, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 156, वरुण का घूर्णन काल। अच्छा, अभी हमने देखा रिवोल्यूशन पीरियड, परिक्रमण काल, अब देखेंगे रोटेशनल पीरियड, घूर्णन काल। ये कितना होता है? ये होता है 16 आवर्स। ओके, 16 आवर्स, 16 घंटे वरुण का घूर्णन काल होता है। 157 देखते हैं, नेपच्यून यानी कि वरुण इज नोन एज द प्लेनेट। वरुण को किस ग्रह के रूप में जाना जाता है? तो वरुण को बहुत ही ज़्यादा विंडेस्ट के ग्रह के रूप में जाना जाता है, ठीक है। ब्राइटेस्ट कौन सा है? शुक्र ग्रह है। ओके, और स्मॉलेस्ट कौन सा है? बुध ग्रह है। विंडेस्ट कौन सा है? वरुण ग्रह है, ठीक है। तो इस तरह से हमने देखा। और यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें तो वरुण नीले रंग का क्यों दिखाई देता है? क्यों कलर होता है इसका ब्लूइश? इसका नेपच्यून का, तो इसका कलर होता है मीथेन के कारण। किसके कारण? मीथेन के कारण। 159 क्वेश्चन कहता है नेपच्यून वॉज डिस्कवर्ड बाय। तो नेपच्यून यानी कि वरुण की खोज किसने की थी? ये की थी जोहन गैले और अर्बन ले वेरियर ने। ओके, जीवी, ठीक। वरुण की खोज किसने की थी? वरुण जीवी, ये गैले और वेरियर ने की थी। 169 कहता है, क्वेश्चन नंबर है 169, नेपच्यून वॉज डिस्कवर्ड इन द ईयर। तो वरुण की खोज कब की गई थी? ये की गई थी सन 1846 में, 1846 में, ठीक है। नाउ नेक्स्ट देखते हैं, वरुण एकमात्र ग्रह है जिसकी खोज किस आधार पर हुई है? तो यही एकमात्र ग्रह है जिसकी खोज मैथमेटिकल प्रेडिक्शन के आधार पर की गई है। कोई टेलीस्कोप वगैरह कुछ नहीं, केवल मैथमेटिकल प्रेडिक्शन के आधार पर वरुण ग्रह को खोजा गया था, नेपच्यून को खोजा गया था। ओके, ट्राइटन इस किस ग्रह का प्रसिद्ध उपग्रह है? तो ट्राइटन जो है वो नेपच्यून का है। और अगर टाइटन की बात करें, टाइटन की अगर बात करें तो ये किसका है? सैटर्न का, ठीक है, सैटर्न का है ये, यानी कि शनि, शनि का। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन है वरुण के कितने मून हैं या फिर कहीं कितने सैटेलाइट्स हैं? वरुण के कितने उपग्रह हैं? तो वरुण के हैं 14,
ठीक है, 14 उपग्रह हैं किसके, वरुण के। नाउ चंद्रमा की बात कर लेते हैं अब, ठीक है, मून के बारे में। तो चंद्रमा क्या है, चंद्रमा एक प्रकार का पृथ्वी का एकमात्र नेचुरल सैटेलाइट है, प्राकृतिक उपग्रह है, ठीक है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। द मून इज, मून क्या है, मून ल्यूमिनस नहीं है, मून नॉन ल्यूमिनस है, जो कि सूर्य के प्रकाश से चमकता है। ओके, 156 देखते हैं नेक्स्ट। अगर हम बात करें चंद्रमा की त्रिज्या की, लगभग कितनी होती है त्रिज्या, यानी कि रेडियस ऑफ मून, ये होती है 6.37 नहीं, 3.84 नहीं, 1.74, 1.74 इंटू 10⁻6 मीटर। ओके, ऑप्शन सी। क्वेश्चन है नेक्स्ट, मून्स लाइट टेक्स हाउ मच टाइम टू रीच अर्थ। तो चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लेता है, तो ये लेता है मात्र 1.26 सेकेंड। ओके, 1.26 सेकेंड। डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड मून इज अबाउट, तो पृथ्वी और चंद्रमा के बीच औसत दूरी कितनी है, तो ये दूरी है कितनी, 3,84,000 किलोमीटर। पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की दूरी कितनी है, 3,84,000 किलोमीटर। ओके, और नाउ नेक्स्ट देखते हैं 169। ग्रेविटी ऑन द मून इज ऑफ अर्थ्स ग्रेविटी। चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का कितना है, 1/6। ऑप्शन डी। नेक्स्ट, चंद्रमा का केवल एक ही भाग पृथ्वी से क्यों दिखाई देता है, क्यों दिखाई देता है। देखिए, मून हैज नो रोटेशन, गलत बात। मून हैज नो रिवोल्यूशन, ये भी गलत है, बिल्कुल घूम रहा है ये तो, पृथ्वी के चारों चक्कर लग रहा है, एकमात्र नेचुरल सैटेलाइट है मून। रोटेशन एंड रिवोल्यूशन टाइम ऑफ मून आर सेम। अच्छा, रोटेशन और जो रिवोल्यूशन होता है मून का, वो एक प्रकार से सेम रहता है, इसलिए चंद्रमा का केवल एक ही भाग हमें पृथ्वी से दिखाई देता है। ओके, चंद्रमा का सबसे ऊंचा बिंदु कौन सा है, चंद्रमा का सबसे ऊंचा बिंदु कौन सा है, सॉरी, द हाईएस्ट पॉइंट ऑन द मून इज, तो ये है माउंट लेबनिस, माउंस ह्यूगेंस कहते हैं इसे, माउंस ह्यूगेंस। ओके, तो ये इसका किसका, चंद्रमा का सबसे ऊंचा पॉइंट है। माउंट एवरेस्ट तो अर्थ का है, और ओलंपस मॉन्स कहाँ पर है, मंगल ग्रह पर, ठीक है। और यहाँ पर अगर देखें मार्स से, तो इस तरह से हमने देखा कि चंद्रमा का सबसे ऊंचा पॉइंट माउंट लेबनिस है। माउंट लेबनिस ऑन द मून इज ऑल्सो नोन एज, तो चंद्रमा पर जो सबसे हाईएस्ट पॉइंट है माउंट लेबनिस, इसको और किस नाम से जाना जाता है, ये जाना जाता है माउंट माउंस ह्यूगेंस के नाम से, माउंस ह्यूगेंस के नाम से। अब आते हैं क्यूपर बेल्ट, ये क्या है, देखिए ये क्या है, सन, ये क्या है, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, ये क्या है, एस्टेरॉयड बेल्ट, जहाँ पर एस्टेरॉयड घूमते रहते हैं, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, ये क्या है, कुइपर बेल्ट, ठीक है। तो कुइपर बेल्ट इज लोकेटेड कहाँ पर है, ये बियॉन्ड द, सॉरी, अगर हम कुइपर बेल्ट की बात करें तो ये हमारे पास बियॉन्ड द नेपच्यून है, ठीक है, ये वरुण है, और वरुण के एकदम बियॉन्ड में है, ठीक है, बिटवीन मार्स और जुपिटर। इस यहाँ पर तो क्या है, यहाँ पर तो एस्टेरॉयड बेल्ट है, यानी कि क्षुद्र ग्रह बेल्ट है, ठीक है, एस्टेरॉयड बेल्ट है यहाँ पर तो, ठीक। नाउ नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, नेक्स्ट 174। कुइपर बेल्ट इज अ, ये क्या है कुइपर बेल्ट, ये क्या है, एक प्रकार का रिंग ऑफ बॉडीज बियॉन्ड नेपच्यून, नेपच्यून के परे है। ओके, जो भी सेलेस्टियल बॉडीज हैं उनके एक प्रकार से रिंग में फॉर्मेशन किए हुए हैं कुइपर बेल्ट। 175 क्वेश्चन नंबर देखते हैं। कुइपर बेल्ट मेनली कंटेन्स, तो ये मुख्यतः क्या पाया जाता है कुइपर बेल्ट में, यहाँ पर एस्टेरॉइड्स होते हैं, रॉक्स होते हैं, कॉमेट्स होते हैं। अब आते हैं ड्वार्फ प्लेनेट के बारे में बात कर लेते हैं एक बार, कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ड्वार्फ प्लेनेट। तो ड्वार्फ बौने ग्रहों की जो विशेषता वो क्या है, देखिए ये ऑर्बिट करते हैं सन को, बिल्कुल सूर्य की परिक्रमा करते हैं। दे हैव नियरली स्फेरिकल शेप, बिल्कुल लगभग गोलाकार ही होते हैं ये। और दे कैन नॉट क्लियर देयर ऑर्बिट ऑफ डेब्रिस, वे अपनी कक्षा से मलबा साफ नहीं कर पाते। हाँ बिल्कुल, ये तो मलबा
साफ कहाँ से करेंगे जब ये एक प्रकार से इनके पास कोई ऐसी कैपेसिटी नहीं है, ये अपने ही कक्ष में घूमते रहते हैं और कभी कभी फिर ये अपने कक्ष को छोड़ करके और एटमॉस्फेयर में, पृथ्वी का जो एटमॉस्फेयर होते हैं, ठीक है, 1 सेकेंड गाइस, बौने ग्रहों की बात हो रही है, एस्टेरॉइड की नहीं। तो बौने ग्रहों में क्या होता है कि ये एक प्रकार से बौने ग्रह होते हैं जो कि अपनी कक्षा में घूमते रहते हैं, लेकिन इनके पास जो भी डिफरेंट डिफरेंट रॉक्स होती हैं वो एक तरीके से क्लियर नहीं कर पाती हैं, ठीक है। और इसी हिसाब से ग्रहों का एक निश्चित परिक्रमण काल होता है, मतलब एक प्रकार से उनका एक फिक्स ऑर्बिट होता है, लेकिन इनका एक फिक्स ऑर्बिट नहीं होता है, ठीक है, ड्वार्फ प्लेनेट का। तो यहाँ पर सभी जो ऑप्शन है वो राइट आंसर है। नाउ नेक्स्ट 177, प्लूटो को ग्रहों की सूची से कब हटाया गया था? ये हटाया गया था 2006 में। प्लूटो को 2006 में हटाया गया था। अच्छा, प्लूटो को अब किस रूप में वर्गीकृत किया गया है? तो प्लूटो को अब ड्वार्फ प्लेनेट के रूप में वर्गीकृत किया गया है, यानी कि बौने ग्रह के रूप में वर्गीकृत किया गया है। किसको? प्लूटो को। कब हटाया था? 2006 में। प्लूटो किसका सदस्य है? अगर हम प्लूटो की बात करें तो ये कुइपर बेल्ट का सदस्य है, जो कि नेपच्यून के बियॉन्ड है, ठीक है। ये क्या है? कुइपर बेल्ट। तो इसका सदस्य है क्या? प्लूटो। प्लूटो। नाउ 180 क्वेश्चन देखते हैं। द लार्जेस्ट मून ऑफ प्लूटो इज, तो प्लूटो का सबसे बड़ा चंद्रमा कौन सा है? तो ये है चारों, ठीक है। ट्राइटन तो किसका है? अरुण का, और टाइटन है शनि का। तो चारों किसका है? प्लूटो का। प्लूटो के कितने मून हैं? प्लूटो के 5 मून हैं। कितने? 5। प्लूटो की एक परिक्रमा में कितना समय लगता है? अगर वो एक रिवोल्यूशन सन का कंप्लीट करे तो कितना टाइम लगेगा उसको? 248 अर्थ ईयर्स, 248 साल लगेंगे उसको एक चक्कर कंप्लीट करने में। जैसे अपने पृथ्वी को तो 1 साल लगता है, लेकिन इसको 248 साल लगेंगे प्लूटो को, ठीक है। प्लूटो की कक्षा जो है, प्लूटो की जो ऑर्बिट है वो ओवरलैप कर जाती है किससे? नेपच्यून ऑर्बिट से। इनका फिक्स परिक्रमण जो एक प्रकार से ऑर्बिट है वो फिक्स नहीं होता है। जो ड्वार्फ प्लैनेट होते हैं तो इनका ऑर्बिट फिक्स नहीं होता है कक्षा। ओके, नाउ 1.184 देखते हैं। प्लूटो किस प्रकार का बौना ग्रह है? तो प्लूटो लार्जेस्ट भी है और ब्राइटेस्ट भी है। 2006 से पहले ये एक प्रकार का ग्रह हुआ करता था, लेकिन 2006 के बाद में इसे बौने ग्रह की कैटेगरी में डाल दिया गया, क्योंकि इसके पास एक फिक्स ऑर्बिट नहीं है और अन्य 8 ग्रहों की तरह। द सेकंड लार्जेस्ट ड्वार्फ प्लैनेट, तो दूसरा सबसे बड़ा बौना ग्रह कौन सा है? दूसरा सबसे बड़ा दूसरा सबसे बड़ा बौना ग्रह है, ये है एरिस। ओके, एरिस दूसरा सबसे बड़ा बौना ग्रह है। तीसरा सबसे बड़ा बौना ग्रह कौन सा है, जिसकी परिक्रमा अवधि लगभग कितने है? 310 साल, ठीक है। ये है मैकमेक। ये कौन सा है? तीसरा मैकमेक। एरिस कौन सा है? दूसरा। द फास्टेस्ट रोटेटिंग ड्वार्फ प्लैनेट इन द कुइपर बेल्ट, तो कुइपर बेल्ट का सबसे तेज घूमने वाला बौना ग्रह कौन सा है? ये है होएमा। कौन सा है? होमिया। ओके, प्रोनाउंसिएशन आप कर लीजिएगा, इसका प्रोनाउंसिएशन ह्योमिया होता है, ठीक है, आई थिंक। विच ड्वार्फ प्लैनेट इज लोकेटेड इन द एस्टेरॉयड बेल्ट, तो कौन सा बौना ग्रह क्षुद्र ग्रह पट्टी में स्थित है? तो बताइए कौन सा क्षुद्र ग्रह पट्टी में है? क्षुद्र ग्रह कौन सी? जो कि मंगल और बृहस्पति के बीच में है, और एक है नेपच्यून के बिल्कुल बाद में। तो मंगल और बृहस्पति के बीच में कौन सी बेल्ट है? एस्टेरॉयड बेल्ट है। तो वहां पर कौन सा बौना ग्रह है? वहां पर है सेरेस। नाउ अगर हम सोलर मिशन के बारे में देखें तो यहाँ पर कुछ मिशन है जो कि हमें याद करने चाहिए। आदित्य L1 मिशन जो है वो किस लिए है? तो आदित्य L1 मिशन ये इंडिया का फर्स्ट सोलर ऑब्जर्वेटरी मिशन है, यानी कि पहली सौर वेधशाला मिशन है। ओके, नाउ आदित्य L1 वॉज लॉन्च्ड, तो किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? इसरो के द्वारा ये लॉन्च किया गया था। आदित्य L1 में L1 किसको दिखाता है? ये लैग्रेंज पॉइंट को दिखाता है। फर्स्ट जो लैग्रेंज पॉइंट है उसको ये दिखाता है आदित्य L1 में L1। 1.192 ये क्वेश्चन कहता है कि सूर्य पृथ्वी प्रणाली में कुल
लैग्रेंज पॉइंट कितने होते हैं, तो ये टोटल 5 होते हैं। ठीक है, टोटल कितने होते हैं, 5 होते हैं, कुछ इस तरह है। नाउ नेक्स्ट देखते हैं लूनर मिशन। लूनर मिशन की अगर बात करें तो यहाँ पर चंद्रयान 3 की जो बात है, चंद्रयान 3 ये क्या है, ये एक प्रकार का तीसरा लूनर एक्सप्लोरेशन मिशन है। किसके द्वारा भेजा गया था, इसरो के द्वारा भेजा गया था। चंद्रयान 3 का जो लैंडर है वो कौन सा है, तो ये था विक्रम। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 1.195 द रोवर ऑफ चंद्रयान 3। तो उसका जो रोवर का नाम था वो क्या था, प्रज्ञान। लैंडर का नाम क्या था, विक्रम। रोवर का नाम क्या था, प्रज्ञान। ये गलत, प्रज्ञान। 196 देखते हैं चंद्रयान 3 के लैंडिंग स्थल का नाम क्या रखा गया है, शिव शक्ति पॉइंट। क्या रखा गया है, शिव शक्ति पॉइंट। ऑप्शन सी। 197 चंद्रयान 3 ने चंद्रमा के किस भाग पर लैंडिंग की, तो ये की थी नियर साउथ पोल। ठीक है, नियर साउथ पोल। अब अगर हम बात करें कुछ घटनाओं की, अंतरिक्ष घटनाओं की, तो सुपरनोवा क्या है, तो सुपरनोवा एक प्रकार का क्या है, एक्सप्लोजन है। किसका, स्टार्स का। और पल्सर क्या है, तो पल्सर एक प्रकार का क्या है, न्यूट्रॉन स्टार है। पल्सर क्या है, न्यूट्रॉन स्टार। ओके, और नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास कि वैन एलन रेडिएशन बेल्ट यानी कि वैन एलन विकिरण पट्टियां ये क्या है, तो ये हैं टू कॉन्सेंट्रिक रिंग्स ऑफ चार्ज्ड पार्टिकल्स अराउंड अर्थ। तो पृथ्वी के चारों ओर आवेशित कणों की 2 संकेंद्रित पट्टियां होती हैं। ओके, कौन, वैन एलन विकिरण पट्टियां। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास वैन एलन विकिरण यानी कि वैन एलन रेडिएशन बेल्ट सराउंड, तो किसके चारों ओर पाई जाती है, ये पाई जाती है अर्थ के सराउंड, पृथ्वी के चारों ओर। ब्लैक होल क्या है, तो लास्ट आज का हमारा क्वेश्चन है, अ ब्लैक होल इज क्या है ये, तो अ प्लेस इन स्पेस विद इमेंस ग्रेविटी। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। तो साथियों, ये हमने जो 202 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए हैं। आई होप कि आपने इस सेशन को एंजॉय किया होगा। अगर आप ज्योग्राफी के इस सेशन में, इस चैप्टर में कॉन्फिडेंस चाहते हैं तो आप इसको रिवाइज करते रहिए। और जितने भी मैंने क्वेश्चंस करवाए हैं, मैंने हर एक फैक्ट को, हर एक कॉन्सेप्ट को यहाँ पर आपसे रूबरू करवाया है। तो अपनी तैयारी में शार्प बूस्ट देने के लिए, अपनी तैयारी में कॉन्फिडेंस लाने के लिए आप इस सेशन को एंजॉय कीजिए, रिवाइज कीजिए। और पीडीएफ, जो इसकी पीडीएफ है सेशन की, वो अब मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप पर डाल दूंगा, वहाँ से भी आप इसे रेफर कर सकते हैं। तो यहाँ तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट लेक्चर में, जहाँ पर हम करने वाले हैं और बेहतरीन क्वेश्चंस, ऐसे ही जितने भी चैप्टर्स हैं। ठीक है, तो थैंक यू।